दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो उसके घर वालों को सब्र आ जाता है कि हाँ, उसके परिवार का सदस्य मर चुका है और अब हम कुछ भी नहीं कर सकते और वो कैसे भी वापस नहीं आ सकता। लेकिन सब्र तब नहीं आता कि तब उनके परिवार का कोई व्यक्ति खो जाए, घर छोड़कर चला जाए या कहीं गुम हो जाए। वो उस व्यक्ति को जितनी कोशिश हो सकती है उतना ढूंढने की कोशिश भी करते हैं। पुलिस स्टेशन जाते हैं, जान पहचान के लोगों के पास जाते हैं। वो पूरी उम्मीद लगाए बैठते हैं कि वो उनके परिवार का जो व्यक्ति गायब हुआ है वो आज नहीं तो कल देर सवेर आ ही जाएगा। और वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि वो कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, क्या खा रहा होगा, क्या पी रहा होगा। भले ही चाहे कितना भी वक्त बीत जाए, लेकिन परिवार के लोगों को एक उम्मीद बनी रहती है कि वो आएगा और ज़रूर आएगा। और दोस्तों, ऐसा ही होता है। 10 फरवरी 2012 को एक व्यक्ति अचानक से गायब हो जाता है। उसके परिवार वालों ने उसको ढूंढने की हर जगह कोशिश की, लेकिन वो व्यक्ति उसके परिवार वाले लोगों को मिलता नहीं है। उसके घर वालों को एक उम्मीद रहती है कि शायद एक दिन तो वो व्यक्ति जो खोया है वो वापस आएगा। लेकिन दोस्तों, एक दिन ऐसा आता है, 23 फरवरी सन 2023 की बात है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक थाना लगता है। उत्तर थाना क्षेत्र का एक इलाका है टापा खुर्द कृष्णा नगर। दरअसल यहाँ पे उमेश चंद्र नाम का एक व्यक्ति अपने घर की साफ सफाई करा रहा होता है। तो उसे पता चलता है कि उसका सेप्टिक टैंक पूरी तरह से भर चुका है, चौक हो चुका है। तो वो क्या करता है, सेप्टिक टैंक साफ करने वाले कुछ लोगों को लेके आता है और उनसे कहता है कि मेरा सेप्टिक टैंक भर चुका है, इसको साफ कर दो। उमेश चंद्र अपने काम में लग जाता है और इधर सेप्टिक टैंक साफ करने वाले लोग उसके सेप्टिक टैंक को साफ करते हैं। तो जैसे ही वो सेप्टिक टैंक को साफ करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उनके हाथ में एक कंकाल आता है। कंकाल यानी कि कंकाल की खोपड़ी की हड्डी उनके हाथ में आती है। वो थोड़ा और साफ करते हैं तो उनके हाथ में थोड़ा थोड़ा करके पूरे कंकाल के अलग अलग हिस्से की हड्डी आने लगती है। तो उन लोगों में से कोई आदमी चुपचाप से बिना मालिक को बताए पुलिस तक ये खबर पहुंचा देता है कि ऐसे ऐसे करके एक सेप्टिक टैंक है, उसमें से कंकाल की हड्डियां निकल रही हैं। अब पुलिस मौका वारदात पर पहुंच जाती है और उससे पूछती है कि ये कौन है, ये किसके कंकाल की हड्डियां हैं जो कि तुम्हारे सेप्टिक टैंक से निकल रही हैं। तो घर का मालिक जो उमेश चंद्र होता है वो कहता है, साहब मुझे तो पता नहीं ये कंकाल कहाँ से आया। लेकिन जब पुलिस उस घर के मालिक यानी कि उमेश चंद्र जो कि पावर कॉर्पोरेशन में काम करता है उसके साथ थोड़ी सख्ती बरतती है तो वो कहता है कि साहब मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने ये मकान 2015 में एक व्यक्ति से ख़रीदा था जिसका नाम था सुनील। बाकी इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। अब पुलिस क्या करती है, वो सुनील के घर जाती है। सुनील के घर पे जाती है तो पुलिस को पता चलता है कि सुनील की मौत सन 2018 में हो चुकी है। अब पुलिस क्या करती है, वो उसकी पत्नी पुष्पा और उसके भाई नीरज के पास जाती है। वो उससे पूछती है कि आखिर मामला क्या है। अब जैसे ही मामले की बात सामने आती है तो एक ऐसा खुलासा होता है कि सभी लोग चौंक जाते हैं। दरअसल एक व्यक्ति होता है छोटे लाल। छोटे लाल जो है वो पुष्पा के पति सुनील का दोस्त होता है। इन दोनों के अंदर में बहुत गंदी आदत होती है, ये दोनों जुआ खेलने के आदी होते हैं। तो सुनील क्या करता है, उसको जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो घर का सामान उठाता है, बेच के आता है और पैसे लाता है और जुए में लगा देता है। तो पुष्पा को ये वाली बात बहुत बुरी लगती है कि उसका पति सामान चुराता है, उसे बेचता है और उससे जुआ खेलता है। इस सब का जो जिम्मेदार है उसका दोस्त छोटे लाल है। अगर छोटे लाल नहीं होता तो उसका पति सुनील चोरी भी नहीं करता और जुआ भी नहीं खेलता। अब पुष्पा क्या करती है, पुष्पा छोटे लाल के घर पे जाती है और सुनील को जाके वहाँ पे कईयों गाली वाली देके अपने घर वापस आ जाती है। अब छोटे लाल को ये वाली बात बहुत बुरी लगती है। अब छोटे लाल क्या करता है, वो सुनील के घर पे जाता है शाम को, उसके घर पे गाली गुप्ता देना शुरू कर देता है। तो इन लोगों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है। ये दिन 10 फरवरी सन 2012 की बात है दोस्तों। जब उनके बीच में हाथापाई हो रही होती है तो सुनील से क्या होता है, छोटे लाल में धक्का लग जाता है। जैसे ही उसमें धक्का लगता है छोटे लाल जमीन पे गिर जाता है और जमीन पे गिरते ही छोटे लाल की मौत हो जाती है। अब जब छोटे लाल की मौत हो जाती है तो उसके 3 चश्मदीद गवाह होते हैं। पहला होता है सुनील, दूसरा होता है उसका छोटा भाई नीरज और उसकी पत्नी पुष्पा। अब उनके घर में एक हत्या हो चुकी है तो उन लोगों को समय नहीं मिलता कि वो क्या करें, लाश को कहाँ ठिकाने लगाएं। तो वो लोग क्या करते हैं, उस लाश को उठा के सेप्टिक टैंक में डाल देते हैं। वो सोचते हैं कि सेप्टिक टैंक में डाल देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगी। लेकिन सुनील को थी जुआ खेलने की आदत, जो कि घर का सामान
चुरा चुरा कर बाहर बेचता था, फिर पैसे लेके आता था। तो सुनील को जुआ खेलने की आदत थी, तो उसके घर के सामान के साथ साथ उसका घर भी बिक जाता है और उसके घर को खरीदता है उमेश चंद्र। अब उमेश चंद्र इस घर को खरीद लेता है तो वो एक दिन अपने घर की सेप्टिक टैंक की साफ सफाई कराता है। साफ सफाई कराता है तो उसके टैंक से कंकाल निकलता है। जब कंकाल निकलता है तो उसका डीएनए टेस्ट कराया जाता है और डीएनए टेस्ट जब हो जाता है तो पता चलता है कि ये लाश छोटे लाल की थी। अब इधर उसकी पत्नी सुदामा और उसके 2 छोटे बच्चे अपने पिता का इंतज़ार कर रहे थे कि छोटे लाल एक दिन आएगा, लेकिन छोटे लाल की तो उसी दिन मौत हो चुकी थी जिस दिन वो गायब हुआ था। दरअसल उसकी लाश एक सेप्टिक टैंक के अंदर थी। बस ये खुलासा होना बाकी रह गया था कि छोटे लाल मर चुका है और आज ये पता चल चुका था कि छोटे लाल मर चुका और उसके परिवार की उम्मीद आज टूट चुकी थी। दोस्तों, अब जैसे ही पता चलता है श्रीदामा को कि उसका पति छोटे लाल मर चुका है तो उसको एक सब्र आ जाता है कि हाँ, मेरा पति मर गया, अब वो वापस लौटकर कभी नहीं आएगा। दोस्तों, ऐसा ही होता है और अन्य मामलों में जिसमें कि लोग सब्र कर लेते हैं कि उनके परिवार का व्यक्ति जो गया था घर से वो मर चुका है, अब वो वापस नहीं आएगा। लेकिन बहुत से मामले ऐसे होते हैं जिनमें कि उनके परिवार का व्यक्ति कभी वापस लौटकर आता ही नहीं है। वो उनके परिवार वाले लोग एक उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि उनके परिवार का जो सदस्य खोया है वो एक दिन जरूर आएगा। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बाकी और सारी कहानियों से बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति घर से गायब हो जाता है और कुछ दिनों बाद जब घर पे वो वापस आता है तो उसके परिवार के लोग उसे देखकर रोते हैं और वो अपनी परिवार को देखकर रोता है। ये कहानी दोस्तों कुछ ज़्यादा ही अलग है। इस कहानी को आप पूरी सुनिएगा, लेकिन उससे पहले इस कहानी की गारंटी भी मैं ले रहा हूँ कि ये कहानी आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो लाइक करनी है और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि मैं आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाता रहूं, क्योंकि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, ये एक सच्ची कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन की। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 27 अप्रैल सन 2024 की शाम लगभग 8 बजे के आसपास आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर असलम खां, आरपीएफ की सब इंस्पेक्टर आरती और एएसआई हरिशंकर त्रिपाठी तीनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जांच पड़ताल कर रहे थे, अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। वो देख रहे थे यहाँ पे कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं हो रही जिससे कि कोई क्राइम हो सके। असलम खां प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जांच पड़ताल कर रहे होते हैं, तभी असलम खां की नज़र एक कूड़ेदान पर पड़ती है। वो देखते हैं कि कूड़ेदान के पास एक भिखारी होता है, वो बार बार उस कूड़ेदान में हाथ डाल रहा होता है। वो देखते हैं कि वो कूड़ेदान में बार बार हाथ डाल रहा था, उसके हाथ में कोई बोतल आ जाती थी, चाहे पानी की बोतल हो चाहे कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो, वो उसको देखता था, उसमें अगर 1-2 बूंद भी हुआ करती थी तो वो उसे खोलता था और पी जाता था। असलम खां की नज़र उसके ऊपर थी, या उस कूड़ेदान में से कोई खाने पीने का सामान भी निकल जाता था तो वो भिखारी उसको खा लिया करता था। असलम खां थोड़ी देर तक तो देखते रहे, तब असलम खां पर नहीं रहा गया तो वो क्या करते हैं, एक दुकान पर जाते हैं और उसके लिए एक पानी की बोतल लेकर आते हैं और उस भिखारी के हाथ में जाके देखते हैं, दे देते हैं। अब वो भिखारी जो होता है देखने में बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा होता है, उसके कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, फटे हुए होते हैं, उसकी दाढ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। वो सोचते हैं कि शायद ये बहुत ज़्यादा भूखा और प्यासा है, तो क्यों ना इसको पानी की बोतल दे दी जाए। तो असलम खां उनके पास जाते हैं और उसको जाके पानी देते हैं। दोस्तों, ये समय था 27 अप्रैल सन 2024 की शाम को 8 बजे के आसपास की बात है। असलम खां उसके हाथ में जाके पानी देते हैं और उससे कहते हैं, ये लो बाबा पानी पी लो। अब जैसे ही वो भिखारी उस पानी को पीता है तो भिखारी बड़े ही सलीके के साथ बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कहता है, थैंक यू वेरी मच सर। अब जैसे ही वो भिखारी सब इंस्पेक्टर असलम खां से थैंक यू वेरी मच सर बोलता है, वैसे ही उसकी नज़र, असलम खान साहब की नज़र उस भिखारी के ऊपर ठहर जाती है कि ये भिखारी इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है, इतनी अच्छी तरह से इसने मेरे से बात करी। वो भिखारी क्या करता है, 2-3 बात और असलम खान साहब से करता है और बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही सलीके से करता है। तो असलम खान साहब की नज़र जो होती है उस भिखारी पर टिकी रहती है। वो सोचते हैं कि ये भिखारी इतनी अच्छी तरह से कैसे बात कर सकता है, आखिर माजरा क्या है, ये कौन है जो इतनी अच्छी तरीके से मेरे से बात कर रहा है, लेकिन देखने में ये भिखारी जैसा लग रहा है। असलम खान साहब को लगता है कि शायद
ये कोई सीबीआई के ऑफिसर वगैरह हैं, इन्होंने किसी केस की जांच पड़ताल के लिए अपना रूप रंग ऐसा किया हुआ है। तो असलम खान साहब बड़े सलीके से उससे पूछते हैं कि भाई आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो भिखारी बोलता है, सर मेरा नाम महावीर है और मैं औरैया ज़िले का रहने वाला हूँ और मेरे गांव का नाम है समायन, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तो असलम खान साहब उसको डांटते हैं और फटकारते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने ये अपना क्या रूप बनाया हुआ है, आखिर तुम ऐसे क्यों खड़े हुए हो, ऐसे तुम गंदे क्यों दिख रहे हो। तो महावीर बोलता है कि साहब मैं बहुत ही अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मैं बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा भी हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हो चुकी है जिसे कि आपको सुनना चाहिए। तभी असलम खान साहब उस लड़के को, जिसका नाम महावीर है, जिसकी उम्र 28 साल के आसपास है, उसे अपने साथ लेकर अपने ऑफिस में जाते हैं। उससे कहते हैं कि जाओ पहले तुम जाके फ्रेश हो। उसको खाना पीना खिलाते हैं और उसको थोड़ा आराम करवाते हैं। फिर उसको अपने पास बुलाते हैं, उसको चाय देते हैं और उससे कहते हैं कि चलो शुरू हो जाओ, अब अपनी कहानी सुनाओ कि आखिर तुम इस तरह से क्यों दिख रहे हो और तुम इतने अच्छे परिवार से होकर भी आज भिखारी की हालत में क्यों हो। वो कहता है कि साहब मेरी कहानी थोड़ी लंबी है। तो असलम खान साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम मुझे अपनी कहानी सुना सकते हो। वो कहता है कि साहब मेरे गांव का नाम है समायन, जो कि औरैया ज़िले में पड़ता है। 26 जून 2022 की बात है दोस्तों। उसके घर में पैसे की ज़रूरत होती है, उसके पिताजी तो है ही नहीं। अब वो लड़का अपने घर से लगभग 8 किलोमीटर दूर जाता है भिदौना गाँव में, जहाँ पे कि ATM वगैरह की व्यवस्था है। अब वो ATM पर जाता है पैसे निकालने, लेकिन उसके पैसे निकल नहीं पाते। उसका एक दोस्त होता है जो कि बैंक में काम करता है, वो उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ATM से मेरे पैसे निकल नहीं रहे, तो मेरे बैंक में से पैसे निकालने में भी मदद कर दो। तो उसका दोस्त क्या होता है, ATM से ही उसके पैसे निकालता है, उसके हाथ में दे देता है। अब यहाँ से महावीर सिंह क्या करता है, अपने गाँव की ओर चल देता है। अब महावीर सिंह क्या करता है, अपने घर की ओर जैसे ही निकलता है तो वो रोड पर जाकर खड़ा हो जाता है। वो इंतज़ार करता है कि कोई गाड़ी मिल जाए, कोई बाइक आ जाए, कोई ऑटो आ जाए, जो भी मिल जाए वो उसमें लिफ्ट लेकर वहाँ से अपने गांव की ओर चला जाए। अब महावीर सिंह बहुत देर तक इंतजार करता रहता है। तभी क्या होता है, एक कार आती है, उसके सामने आकर रुक जाती है। उसमें 2-3 लोग बैठे होते हैं। वो 2-3 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तो महावीर सिंह देखता है कि जो भाषा महावीर सिंह बोलता था वो लोग वो वाली भाषा नहीं बोल रहे थे। ना तो वो कोई भोजपुरी भाषा थी, ना इंग्लिश थी, ना हिंदी थी। महावीर सिंह उन लोगों की ओर देखता है, वो देखता है कि बात तो कुछ और अलग भाषा में कर रहे हैं, कौन है, कहाँ से आए हैं। तो वो लोग उससे पूछते हैं किधर जाना है सारे से। तो महावीर सिंह कहता है कि मुझे मेरे गांव की ओर छोड़ दो। तो वो लोग उससे कहते हैं कि आओ अंदर बैठ जाओ। अब महावीर सिंह उनके गाड़ी में बैठता है और उनके साथ चल देता है। अब महावीर सिंह उनके साथ गाड़ी में बैठ के चलने लगता है। तो 3-4 लोग क्या होता है, कुछ खा रहे होते हैं। तो वो लोग महावीर सिंह की तरफ इशारा करते हैं और उससे कहते हैं कि आप खाओगे। तो महावीर सिंह उनकी बात तो समझता नहीं है। और महावीर सिंह बहुत भोला आदमी था, गांव के लोग ज़्यादा चंट चालाक नहीं होते, वो सीधे साधे लोग होते हैं। तो महावीर सिंह क्या करता है, उनके हाथ से जो वो खा रहे थे उसको लेके खा लेता है। अब जैसे ही महावीर सिंह उसको खाता है तो अचानक से उसको नींद आ जाती है और पता नहीं चलता कि वो कितने घंटे से सो रहा था, क्या कर रहा था। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो उसको पता चलता है कि वो एक टॉयलेट के अंदर बंद है। अब महावीर सिंह देखता है कि वो एक टॉयलेट के अंदर बंद है, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और दरवाजे को खटखटाने लगता है। जब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था तो एक व्यक्ति आता है जो कि अलग भाषा में बात कर रहा था। महावीर सिंह उसकी भाषा को नहीं समझ पाता। अब महावीर सिंह कहता है कि मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ टॉयलेट में बहुत बुरी तरह से दुर्गंध आ रही है और मुझे भूख लग रही है। अब वो सामने वाला आदमी इसकी भाषा को नहीं समझ पा रहा है और ना ही महावीर सिंह उसकी भाषा को समझ पा रहा है। तो जब तक महावीर सिंह चुप नहीं होता तब तक वो आदमी क्या करता है, महावीर सिंह को पकड़ के बुरी तरह से मारता है और पीटता है। अब महावीर सिंह और जोर जोर से शोर मचाने लगता है। तो वो आदमी क्या करता है, एक इंजेक्शन लेके आता है और दोबारा से उसको वो इंजेक्शन लगा देता है। अब जैसे ही उसको इंजेक्शन लगाता है तो महावीर सिंह को दोबारा से नशा होता है और वो दोबारा से सो जाता है। अब दोस्तों, महावीर सिंह जो था उसका ATM, उसका मोबाइल, उसके पैसे सारे उससे छिना लिए जाते हैं। वो पहले से ही नशे में होता है। अब उसको दोबारा से आके एक और इंजेक्शन लगा दिया जाता है। तो कुछ घंटों बाद क्या होता है, महावीर सिंह का जैसे ही नशा कम होता है तो महावीर सिंह की आंखें खुलती हैं। अब जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो महावीर सिंह बड़े आराम से बोलता है कि साहब मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है
मुझे खाने के लिए कुछ खाना दे दीजिए। लेकिन सामने वाले लोग, उनको महावीर सिंह पे ज़रा भी तरस नहीं आता। जैसे ही महावीर सिंह उनसे बोलता है कि खाने के लिए मुझे खाना दे दीजिए, तो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता वो क्या कह रहा है। वो महावीर सिंह रो रहा होता है, तो वो क्या करते हैं, उसको और ज़्यादा मारते हैं, और बुरी तरह से मारते हैं। अपनी भाषा में पता नहीं क्या क्या कहते हैं, जो कि महावीर सिंह को समझ में नहीं आ रहा होता है। अब महावीर सिंह बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उनसे हाथ जोड़ता है, पैर जोड़ता है, वो कहता है कि साहब मुझे खाना खाने के लिए दे दीजिए, मैं कहाँ हूँ मुझे ये बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ हूँ, यहाँ पे कोई भी आदमी अपने जैसा दिख भी नहीं रहा है। तो होता क्या है, उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। तो उसको चावल वावल दे दिए जाते हैं खाने के लिए। अब महावीर सिंह खाना उसको चावल को खा लेता है, उसको ले जाके कमरे में बंद कर दिया जाता है। वो एक ऐसा कमरा होता है कि वहाँ पे महावीर सिंह के अलावा कोई और नहीं होता। महावीर सिंह वहाँ पे बैठा बैठा रोता रहता है। अब होता क्या है, उसको वहाँ पे खाना खाने के लिए दे दिया जाता है। खाना खाने के लिए दे दिया जाता है तो कभी कभी महावीर सिंह उनसे बोलता था कि मुझे छोड़ दो। अब जैसे ही महावीर सिंह उनसे बोलता था कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तो वो लोग खाने से ज़्यादा उसको मार खिलाते थे, उससे बहुत ज़ोर ज़ोर से मारते थे। इसलिए महावीर सिंह अब सरेंडर कर जाता है। अब महावीर सिंह क्या करे बेचारा, उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो महावीर सिंह कहता है जैसा है वैसा ही सही है। अब वो चुपचाप वहाँ पे पड़ा रहता था, खाना डाल जाते थे तो महावीर सिंह खाना खा लेता था। अब उससे वो लोग क्यों मार रहे हैं, क्यों पीट रहे हैं, महावीर सिंह को कुछ पता ही नहीं। अब धीरे धीरे करके क्या होता है, समय आगे बढ़ने लगता है। अब समय आगे बढ़ने लगता है तो कुछ दिन बाद महावीर सिंह को वो लोग ऐसी निर्माणाधीन बिल्डिंग पर लेके जाते हैं कि जहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से ही लेबरगिरी का काम कर रहे होते हैं। अब वहाँ पे महावीर सिंह भी काम करने लगता था। अब महावीर सिंह को वहीं पे खाने के लिए खाना दे दिया जाता था और वो भाग ना जाए इसलिए महावीर सिंह के ऊपर नज़र रखी जाती थी। होता क्या था, कभी कभी उसे नशीले इंजेक्शन दे दिए जाते थे या फिर नशीला पदार्थ दे दिया जाता था ताकि महावीर सिंह वहाँ से बाहर ना निकल पाए और वहीं पे खा पी के और सो जाए। अब दोस्तों धीरे धीरे करके समय बीतता जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि कब सन 2023 आ जाता है और गुजर के सन 2024 में एंट्री कर जाता है। अब वहाँ पे महावीर सिंह का कोई भी दोस्त नहीं था, कोई भी उसकी भाषा बोलने वाला नहीं था, तो महावीर सिंह किससे बात करे। अब अप्रैल का तीसरा महीना आ जाता है। तो दोस्तों सन 2022 से लेकर 2024 तक उसको इतने इंजेक्शन लगाए गए थे कि अब महावीर सिंह के ऊपर इंजेक्शनों का असर होना कम हो जाता है। तो उस दिन भी ऐसा ही होता है। होता क्या है, महावीर सिंह को उस दिन भी इंजेक्शन लगाया जाता है, लेकिन महावीर सिंह के ऊपर तो अब इंजेक्शनों का असर हो ही नहीं रहा। 5 मिनट के लिए इंजेक्शन का असर होता है तो महावीर सिंह की क्या है, आंखें खुल जाती हैं। अब महावीर सिंह उठकर बाहर टहलने के लिए आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे जो गार्ड वगैरह होते हैं वो महावीर सिंह पर इतनी नज़र नहीं रखते, क्योंकि महावीर सिंह को 2-3 साल हो गए थे। तो वो गार्ड वगैरह क्या करते थे, पुराने लोगों को इतना टॉर्चर नहीं करते थे। उन्हें मालूम था कि कहाँ जाएगा भाग के, लौट कर यहीं पर आएगा कि वो नशे के आदी है। तो महावीर सिंह चुपचाप क्या करता है, बाउंड्री फरांगता है और बाउंड्री से बाहर कूद जाता है। गार्डों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब महावीर सिंह आंख बंद करके जिधर भी उसे रास्ता मिल रहा था वो भाग रहा था। उसे बस उस इलाके से भागना था, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा उसे कुछ भी नहीं पता। अब क्या होता है, महावीर सिंह के सामने आ जाता है एक रेल ट्रैक। अब रेल ट्रैक को पकड़ लेता है महावीर सिंह। अब वो कहता है कि रेल ट्रैक के सहारे चलो, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेशन पर तो जाके पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अब उसे ये नहीं पता वो कहाँ जाता है कहाँ नहीं जा रहा है। अब वो भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। अब भागते भागते वो एक स्टेशन पर पहुंच जाता है। तब वो स्टेशन पे जाके पढ़ता है स्टेशन का नाम क्या है। अब जैसे ही वो स्टेशन का नाम उसको पड़ता है तो उसे पता चलता है कि वो साउथ इंडिया के किसी गाँव में है, यानी कि वो साउथ में था। जो लोग थे जो भाषा अलग बोल रहे थे वो साउथ की भाषा बोल रहे थे। साउथ के लोग उसे यहाँ से उठा के लेके गए, वो वहाँ पे जाके उससे मजदूरी करा रहे थे। तो अब वो कौन सा स्टेशन था दोस्तों उसका तो वो भी भूल चुका था महावीर की वो कौन से स्टेशन पे पहुंचा था, लेकिन उसमें सिर्फ भाषा पड़ी हुई थी, वहाँ पे लिखी हुई थी कि ये स्टेशन इंग्लिश में, हिंदी में और साउथ भाषा में। अब वो क्या करता है, महावीर सिंह एक ट्रेन के अंदर घुस जाता है, क्योंकि उसे उस गांव से, उस शहर से दूर भागना था। उसे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो वो लोग उसे ढूंढते ढूंढते इस ट्रेन में आ जाएं और दोबारा से पकड़ के उसी जगह पे ले जाएं, दोबारा से इंजेक्शन लगाएं, उससे दोबारा से मजदूरी कराएं। अब वो ट्रेन हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में घूमती है
अलग अलग शहरों में घूमती है, कभी कलकत्ता पहुंच जाता है, कभी कहीं पहुंच जाता है, कभी कहीं पहुंच जाता है। महावीर सिंह क्या है, ट्रेन में लोगों से मांग मांग के खाने पीने की व्यवस्था कर भी रहा था। अब आखिर में जाके उसकी ट्रेन कानपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और कानपुर रेलवे स्टेशन पे वो बाहर आकर निकल जाता है। अब उसे भूख लगती है तो वो डस्टबिन के पास जाता है और डस्टबिन में से देखता है कि क्या खाने का है, क्या पीने का है। तो उसे महावीर को बहुत ज़ोर से प्यास भी लग रही होती है। तो महावीर सिंह जो उसमें से बोतल निकल रही थी, चाहे उसमें कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे पानी हो, चाहे कुछ भी हो, उसे कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ अपनी प्यास बुझानी थी। तो इसलिए वो उन ढक्कनों को खोलता है, उनमें से 1 बूंद 2 बूंद जो भी निकल रही होती है उनको पी रहा होता है। और इतनी ही देर में आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर असलम खान साहब की नज़र उसके ऊपर पड़ती है और वो उसे वहाँ से पकड़ के वहाँ पे लाते हैं और उससे ये सारी कहानी सुनते हैं जो कि मैंने आपको सुनाई है। और सब इंस्पेक्टर असलम खान उससे कहते हैं कि तुम्हारे कोई जानने वाले का कोई नंबर हो तो तुम मुझे बताओ। तो महावीर बहुत देर तक याद करता है तो उसे एक नंबर याद आता है जो कि उसके चचेरे भाई रविंद्र का होता है। अब असलम खान क्या करते हैं, उसके चचेरे भाई रविंद्र को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा भाई होने का दावा करता है, इसका नाम महावीर है। तो रविंद्र क्या करता है, वो कहता है कि हमारे महावीर भैया तो कई सालों से गायब हैं और हमें लगता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो असलम खान साहब क्या करते हैं, उसको वीडियो कॉलिंग करते हैं। अब जैसे ही उसको वीडियो कॉलिंग करते हैं तो रविंद्र महावीर को गौर से देखने की कोशिश करता है, क्योंकि दोस्तों इस समय महावीर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसकी दाढ़ी और बाल बहुत बड़े बड़े थे, उसके कपड़े बहुत गंदे थे, लेकिन रविंद्र उसको पहचानने की पूरी कोशिश करता है। अब वो महावीर रविंद्र से बात करता है तो वो कहता है, अरे भैया आप कहाँ थे, कैसे हो, कहाँ गायब हो गए थे। तो वो जो रविंद्र होता है वो असलम खान साहब से कहता है कि साहब जब तक मैं आपके पास आने में जितना समय लगेगा, क्योंकि मैं गुरुग्राम में एक कंपनी में काम करता हूं, मुझे जितना समय लगेगा कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे आने में, उतने समय में मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप इन्हें कहीं जाने नहीं दीजिएगा। दोस्तों महावीर बहुत अच्छे परिवार का था, पढ़ा लिखा था, उसके बोलने का सलीका बहुत ज़्यादा अच्छा था। अब क्या होता है, जो उसका चचेरा भाई होता है रविंद्र, वो सीधा बिना देर किए जो उसको पहली ट्रेन मिलती है उसमें पकड़ के सीधा कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचता है। अब रविंद्र कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन जाता है और अपने भाई को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब जो सब इंस्पेक्टर होते हैं असलम खान, वो उनसे सारी पूछताछ करते हैं, कौन है, क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो रविंद्र बताता है कि सन 2022 में ये गायब हुए थे, तो हमने इनकी रिपोर्ट भी कराई थी कि ये ऐसे ऐसे करके गायब हो गए हैं। उसके बाद में उसकी जो कागज़ों की फॉर्मेलिटी होती है वो सारी होती है। उसके बाद में महावीर को रविंद्र को सौंप दिया जाता है। अब रविंद्र अपने भाई महावीर को लेकर अपने गांव जाता है। महावीर की माँ जो होती है वो विधवा होती है। अब जैसे ही वो देखती है कि उसका बेटा महावीर उसकी आंखों के सामने है तो उसकी आंखें भर आती हैं। वो महावीर को अपने गले से लगाती है और रोने लगती है और इधर महावीर रो रहा होता है। और जिस पुलिस वाले ने उसकी मदद की थी उसको यहाँ तक पहुँचाने में, उसमें वो उसकी माँ उसे याद करती है, उसके लिए मन्नतें मांगती है कि उसकी वजह से आज मेरा बेटा मेरे घर पे आ गया है। दोस्तों कहते हैं कि अगर कोई मर जाता है तो हमें एक घड़ी सब्र आ जाता है, लेकिन जब कोई गायब हो जाता है तो उसके परिवार के लोग उसकी राह देखते हैं। और आज महावीर की माँ की जो राह की उम्मीद थी पूरी हुई, क्योंकि आज उनका बेटा उनकी आंखों के सामने था। पूरे गांव का हुजूम उनके घर पे लगा हुआ था कि महावीर आज अपने घर पूरे 2-2.5 साल बाद वापस आया है। अब जैसे ही ये खबर अखबारों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंची तो सभी लोग चौंक गए कि ये देखिए महावीर को कैसे कैसे ले जाकर साउथ में, मद्रास में ले जाकर उससे मजदूरी कराई और कैसे कैसे करके महावीर अपने घर पे वापस आया और एक इंस्पेक्टर ने महावीर की मदद की, तब जाकर वो अपनी माँ से मिल पाया। दोस्तों अब पुलिस इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। वो जानना चाहती है कि ये जो महावीर को लेकर जो लोग वहाँ पे गए थे वो कौन थे, उन्होंने और भी ऐसे लोगों को क्या किडनैप करके रखा है, वो कौन सी बिल्डिंग थी जहाँ पे कि इन लोगों से काम कराया जाता था, क्या यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम होता है। अगर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर लेती है तो ये कहानी और भी आगे जाएगी। बस आपको ये बताना है दोस्तों कि आज की कहानी थोड़ी डिफरेंट थी या नहीं।
अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसी कहानी मैं आगे भी लाता रहूँगा। और इस कहानी को आपको बताने का मतलब आपको परेशान करना या आपको विचलित करना नहीं है, बस आपको सतर्क करना है कि आप ऐसे ही किसी की भी गाड़ी में, बिना जान पहचान वाले की गाड़ी में ना बैठें, क्योंकि जो महावीर के साथ हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है। नमस्कार।